हेलो साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में हम पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की धारा 27, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 33 के समरूप है। किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। यह धारा कह रही है कि पूर्व कथनों की सुसंगति किन परिस्थितियों में अगर एक बार न्यायालय में कथन हो जाते हैं और दोबारा के लिए वह व्यक्ति नहीं उपस्थित हो रहा है तो क्या ग्राह्य होंगे, और उपस्थित नहीं हो पा रहा तो उसके क्या कारण, और क्या साक्ष्य में सम्मिलित किया जा सकेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में कमेंट करें और शेयर भी करें। साथियों, कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति, जैसे किसी मामले के तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी थी, मतलब वह उस अपराध या उस घटनाक्रम का चश्मदीद चक्षुदर्शी साक्षी था, जिसने सारी घटना वृत्तांत अपनी आंखों से देखी, जिसे संपूर्ण जानकारी थी और उसका साक्ष्य एक न्यायालय में लिख भी लिया गया है, परंतु उसी मामले की बाद की कार्रवाई में या किसी अन्य कार्रवाई में वह उपस्थित नहीं है। ऐसी दशा में यह धारा लागू होती है। यह धारा कहती है कि जो साक्ष्य पहले हो चुका है वह उस विषय की सत्यता को साबित करने के लिए बाद में भी सुसंगत होगा। ऐसा केवल उन मामलों में होता है जहां प्राथमिक साक्ष्य का पेश किया जाना पक्षकार की शक्ति के बाहर है, वहीं मौखिक परिसाक्ष्य का द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य होता है। इस धारा के अधीन सुसंगति की शर्तें निम्न हैं। 3 प्रकार से हम सुसंगत मानते हैं। पहली कंडीशन, यह आवश्यक है कि वह साक्षी अब मिल नहीं सकता। उसके न मिलने का कारण यह हो सकता है कि वह मर गया है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, अथवा उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय पर हो सकती है जितना न्यायालय अयुक्त समझता है। दूसरा, वाद की कार्रवाई जिसमें परिसाक्ष्य दी जा रही है वह उन्हीं पक्षकारों में होनी चाहिए जिनमें पहली कार्रवाई थी या उसके हित प्रतिनिधि के बीच। नंबर तीसरा, जब प्रथम कार्रवाई में साक्षी उपस्थित हुआ था तो प्रतिपक्षी को तब दूसरी पार्टी को, आरोपी पक्ष को या प्रतिपक्षी पार्टी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर मिला था। किसी पक्षकार के विरुद्ध ऐसी गवाही साक्ष्य नहीं बन सकती यदि उसे साक्षी की कभी भी प्रतिपरीक्षा करने का अवसर नहीं मिला था। इस परंतु का स्पष्टीकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय BM मैथ्यू बनाम BS शर्मा में मिलता है, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि विपक्ष का तात्पर्य उस पक्ष से है जिसके विरुद्ध पूर्व कार्रवाई में साक्ष्य दिया गया था। अंत में यह भी आवश्यक है कि प्रथम तथा द्वितीय कार्रवाई में विवादक सारता वही है। जिस कार्रवाई में ऐसी साक्ष्य पेश की जा रही है उसमें लगभग वही प्रश्न होने चाहिए जो कि उस कार्रवाई में थे जिसमें परिसाक्ष्य पहली बार लिखी गई थी। धारा के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दांडिक विचारण या जांच इस धारा के अंतर्गत अभियोजन और अभियुक्त के बीच कार्रवाई समझी जाएगी। साधारण सिद्धांत क्या है? साधारण नियम यह है कि सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी है, इसलिए वह साक्ष्य जो कि स्थानापन्न प्रकृति का है उस समय तक ग्राह्य न होगा जब तक कि मूल साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतएव अभिसाक्ष्य केवल इस सबूत के दिए जाने के पश्चात ग्राह्य होते हैं कि वे पक्षकार जिन्होंने वह अभिसाक्ष्य दिया है पेश नहीं किए जा सकते। पूर्ववर्ती धारा BSA की धारा 26 में वे परिस्थितियां बताती हैं जिनमें मौखिक साक्ष्य का द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है, परंतु इस धारा यानी BSA की धारा 27 में वे शर्तें बताती जिनके पूरा होने पर पूर्ववर्ती कार्रवाई के साक्षी के परिसाक्ष्य का द्वितीय साक्ष्य पश्चातवर्ती कार्रवाई में या उसी कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में ग्राह्य होता है। ऐसी 4 शर्तें हैं, अर्थात शर्त नंबर 1 यह कि वह परिसाक्ष्य न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा उन्हें लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया गया हो।
यह दिया गया था। नंबर दूसरा यह कि पूर्व कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या हित प्रतिनिधियों के बीच में थी जिनके बीच में पश्चातवर्ती कार्रवाई है। दूसरे शब्दों में पूर्व की कार्रवाई के पक्षकार का और दूसरी कार्रवाई के पक्षकार का हित प्रतिनिधि होना जरूरी है, अर्थात दोनों कार्रवाइयों के पक्षकारों की अनन्यता, आइडेंटिटी, सारता होनी चाहिए। नंबर तीसरा, उस पक्ष को जिसके विरुद्ध वह परिसाक्ष्य साबित किया गया है पितृ परीक्षा का अधिकार और अवसर पहली कार्रवाई में था जबकि उसका परिसाक्ष्य दिया जा रहा था। नंबर चौथा, दोनों कार्रवाई में विवाद प्रश्न सारता एक ही होना चाहिए। वह साक्षी जिसका परिसाक्ष्य इस धारा में सुसंगत घोषित किया गया है उसका निम्न 5 प्रकार से व्यक्तियों में से एक होना जरूरी है, अर्थात उसके ना मिलने के 5 कारण हो सकते हैं। पहला कि वह मर गया है, दूसरा कि प्रतिपक्षी द्वारा पहुंच से बाहर कर दिया गया है, नंबर तीसरा कि जब उसका पता न चल सके, नंबर चौथा कि जब वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो, नंबर 5वां कि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय के बिना नहीं अभिप्राप्त की जा सकती जितना न्यायालय तर्क संगत समझता है। यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती धारा बीएसए की 26 में वर्णित प्रकार के व्यक्तियों में एक प्रकार के और व्यक्ति इस धारा में जोड़ दिए गए हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसको प्रतिपक्षी ने पहुंच के बाहर कर दिया हो। उस व्यक्ति के साक्ष्य की ग्राह्यता का कारण यह है कि किसी व्यक्ति को अपने अपकृत्य का स्वयं ही लाभ उठाने को अनज्ञात नहीं किया जाएगा। इस मामले में उसका अपकृत्य यह है कि उसने उस साक्षी को उस व्यक्ति की पहुंच के बाहर कर दिया है और इसलिए वह इस बात का लाभ नहीं उठा सकता है कि उसका पूर्व दिया गया परिसाक्ष्य पश्चात की कार्रवाई में ग्रहण किया जाना अनुज्ञात न किया जाए। तो साथियों, ये हुई स्थिति क्या बनी कि किन परिस्थितियों में ना मिलने के कारण रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राह्यता के आधार। क्या पढ़ेंगे हम? ग्राह्यता के 2 आधार हैं, आवश्यकता के आधार पर, विचारण का क्रम मान लेने पर। तो ऐसे परिसाक्ष्य 2 आधारों पर ग्राह्य किए जाते हैं। पहला, आवश्यकता के आधार पर, क्योंकि उस साक्षी के ज्ञान का उपयोग करने का अन्य कोई साधन नहीं है। नंबर दूसरा यह कि दूसरा विचारण वस्तुतः पहले विचारण का क्रम मान लिया जाता है क्योंकि दोनों में पक्षकार और विवादक समान है और पहले विचारण में साक्षी की प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अधिकार और अवसर था। इस संदर्भ में मुनीर ने कहा है साधारण नियम यह है कि समस्त साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात साक्षी को न्यायालय में उपस्थित होकर उन तथ्यों के बारे में मौखिक साक्ष्य देना चाहिए जिनको कि उसने देखा है इत्यादि। जहां साक्षी प्राप्त नहीं है, जहां साक्षी मिल नहीं रहा, उपस्थित नहीं है, किंतु ऐसा हो सकता है कि उसने पहले कार्रवाई में साक्ष्य दिया जिसमें वही पक्षकार थे और विवादक भी समान थे और पक्षकारों को अवसर तथा अधिकार उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का था। जब पक्षकार को उस व्यक्ति का प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्राप्त था, तो यह धारा आवश्यकता के आधार पर पूर्व कार्रवाई में दिया गया परिसाक्ष्य उन्हीं पक्षकारों के बीच पश्चात की कार्रवाई में दिया जाना अनुज्ञात करती है, किंतु ऐसा परिसाक्ष्य केवल उसी पक्षकार के विरुद्ध ग्राह्य होगा, न कि अन्यों के विरुद्ध जो उस समय उपस्थित था जब उसका चीफ हो रहा था और चीफ करने के बाद उसके पास पर्याप्त अवसर था कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता था, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिया गया। तो इस स्थिति में उसी के खिलाफ ग्राह्य होगा जो उपस्थित था। अगर अन्य उपस्थित नहीं है तो उनके खिलाफ ग्राह्य नहीं माना जाएगा। यह धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्रवाई में अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष कोई कथन करता है। नंबर दूसरे में भी 5 भाग हैं। क्या? दूसरे का ए, वह कथन करने के बाद या तो मर जाता है, या बी, मिल नहीं सकता, सी, साक्ष्य देने में असमर्थ है, डी, विरोधी पक्षकार ने उसे रोक लिया है, ई, उसकी उपस्थिति बिना समय व्यर्थ किए हुए अथवा धन खर्च किए नहीं प्राप्त की जा सकती। तो नंबर तीसरा कहता है यदि उसके द्वारा किया गया कथन उसी कार्रवाई में अथवा बात की किसी अन्य कार्रवाई में सुसंगत है तो उसके ऐसे कथन को बिना उस व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाए हुए सिद्ध किया जा सकता है। किंतु इन विभिन्न व्यक्तियों का वक्तव्य साक्ष्य में तभी सम्मिलित किया जा सकेगा, इसकी भी शर्तें हैं कि कब सम्मिलित किया जा सकेगा।
नंबर 1, पहली कार्रवाई और बाद की कार्रवाई में पक्षकार वही हैं और उसके प्रतिनिधि वही हैं। नंबर 2, खिलाफ पक्षकार को पहली कार्रवाई में प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार व अवसर मिला था। जो सेकंड पार्टी है उसको प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार व अवसर मिला था। नंबर 3, विवादक प्रश्न पहले मुकदमे में वास्तविक रूप से वही थे जो दूसरे मुकदमे में हैं। यह धारा दीवानी और फौजदारी मामलों में कोई अंतर नहीं करती है, यह दोनों ही परिस्थितियों में लागू होती है, चाहे वह सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। पूर्ववर्ती धारा बीएसए की धारा 26 और धारा 27 में क्या अंतर है ये भी हम आपको बता देते हैं। दोनों धाराएं एक व्यक्ति जो मर जाता है या पाया नहीं जा रहा है, साक्ष्य देने में अक्षम हो गया है या जिसकी उपस्थिति बिना अयुक्तियुक्त विलंब या खर्च के प्राप्त नहीं की जाती, वे पूर्व कथन की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान करती हैं। इन समानताओं के अतिरिक्त कुछ अंतर हैं। नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के विपरीत धारा 27 के अंतर्गत उस व्यक्ति का कथन भी प्रयोग किया जा सकता है जो विपक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने से रोका गया। नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत उसकी उपधाराओं में उल्लिखित कोई भी कथन चाहे लिखित हो या मौखिक चाहे न्यायिक कार्रवाई के दौरान किया गया हो नहीं गिराया होता, परंतु इस धारा के यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत साक्षी के सिर्फ वही पूर्व कथन सुसंगत होते हैं जो न्यायिक कार्रवाई के दौरान किए गए होते हैं या उस व्यक्ति के समक्ष किए गए होते हैं जिसे विधि के अंतर्गत साक्ष्य होने का अधिकार हो या जिसको अवसर प्राप्त हुआ हो क्रॉस एग्जामिनेशन का। एक तरफा अपास्त डिक्री के पूर्व लिखा गया कथन, देखिए ये सिविल मामलों से संबंधित है कि जहां एक तरफा डिक्री अपास्त कर दी जाती है तो लिपिबद्ध किया गया साक्ष्य अवैध हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक तरफा डिक्री के मामलों में प्रतिवादी को साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं होता, इसलिए डिक्री को अपास्त करने से पूर्व लिखा गया वादी का साक्ष्य इस धारा के अंतर्गत सुसंगत नहीं है। क्या नहीं है? सुसंगत नहीं है। अगर एक तरफा अपास्त डिक्री के पूर्व लिखा गया कथन क्या है? सुसंगत नहीं है। नंबर 1, क्यों? कि साक्ष्य एक न्यायिक कार्रवाई में या विधि के अंतर्गत साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया गया होना चाहिए। नंबर 2, कि जिस पक्षकार के विरुद्ध गवाही प्रस्तुत की गई है उसे जब पूर्व कार्रवाई में गवाही दी गई थी तो गवाही की प्रतिपरीक्षा का अधिकार एवं पूर्ण अवसर देना चाहिए। नंबर 3 की कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के मध्य होनी चाहिए। नंबर 4, दोनों कार्रवाइयों में सानवान रूप से प्रश्न बिंदु एक ही होना चाहिए जिन पर विवाद है। नंबर 5, साक्षी कथनकर्ता मर गया है या पाया नहीं जा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम हो गया है, साजिश की उपस्थिति बिना आयुक्तयुक्त विलंब या खर्च के प्राप्त नहीं की जा सकती या विपक्षी द्वारा मार्ग से हटा दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि डिक्री को अपास्त करने से पूर्व लिया गया वादी का साक्ष्य इस धारा के अंतर्गत सुसंगत नहीं है। ये तो हो गया डिक्री के संबंध में। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। यह धारा कोई पूर्ण परिभाषा नहीं देती है, केवल न्यायिक कार्रवाई के निर्धारण का मापदंड प्रस्तुत करती है। इस धारा के अनुसार कोई भी कार्रवाई जिसमें कि गवाह को शपथ दिलाई जा सके न्यायिक कार्रवाई है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में न्यायिक कार्रवाई शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। नायब बंदोबस्त के डिप्टी कलेक्टर के सामने बंदोबस्त की कार्रवाई इस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई नहीं है, इसलिए नायब बंदोबस्त डिप्टी कलेक्टर के सामने किया गया कथन इस धारा के अंतर्गत पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में ग्राह्य नहीं है। यद्यपि पहले वर्णित अन्य समस्त शर्तें पूरी हैं, जहां कुछ कार्रवाइयां किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष संचालित की गई हैं जिसे उन्हें संचालित कराने की कोई अधिकारता नहीं थी, तो ऐसी कार्रवाई में परीक्षित गवाही इस साक्ष्य की पुनः परीक्षण में किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष नहीं साबित किया जा सकता। कृपाराम बनाम अयोध्या प्रसाद के मामले में स्पष्ट किया गया है। यह अवश्य ही साबित कर दिया जाना चाहिए कि साक्षी ने किसी न्यायिक कार्रवाई में सम्यक रूप से शपथ ग्रहण किया है, जिसके प्राधिकार के समक्ष वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसका परिसाक्ष्य दिया जाता है समर्पित करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध था और जिसमें उसने प्रतिपरीक्षा करने के अधिकार का प्रयोग कर लिया है। कोई शपथ पत्र इस धारा के अर्थ में किसी साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य नहीं होता और इसलिए साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता।
विधि द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष यह आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य किसी न्यायिक कार्रवाई में ही दिया गया हो। अतएव किसी मध्यस्थ के द्वारा लिए गए साक्ष्य अथवा किसी ऐसे आयुक्त कमिश्नर के द्वारा लिए गए साक्ष्य जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्ष्य लेने के लिए नियुक्त किया गया हो, नामांतरण दाखिल खारिज की कार्रवाई में भू राजस्व अधिकारी के द्वारा लिए गए साक्ष्य पश्चातवर्ती कार्रवाई में ग्राह्य होते हैं। कोई अभिसाक्ष्य या बयान अग्राह्य होता है जब तक कि वह ऐसे अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा न लिया गया हो जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। के वेंकटप्पा बनाम उदय शंकर के बाद में स्पष्ट किया गया है। पक्षकारों की एक रूपता, किसी ऐसे गवाह का बयान जो मर गया है, जो किन्हीं अन्य कारणों से मुकदमे में हाजिर किया जा सका है, साक्ष्य नियम की इस धारा के अंतर्गत ग्राह्य है, किंतु प्रतिबंध यह है कि कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए। गवाही साक्ष्य में उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं दी जा सकती जो पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार नहीं है। हित प्रतिनिधि, इस धारा का प्रथम परंतक इस प्रकार गठित है कि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच थी। इस परंतक की मीमांसा में उस समय कोई कठिनाई नहीं होती है जब दोनों कार्रवाइयों के पक्षकार वही होते हैं, किंतु जहां पर पक्षकार वही ना होकर उनके हित प्रतिनिधि होते हैं तो वहां कठिनाई आ जाती है। इस परंतक से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रथम कार्रवाई के पक्षकार को द्वितीय कार्रवाई में हित प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है अथवा द्वितीय कार्रवाई के पक्षकार को प्रथम कार्रवाई का हित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि द्वितीय दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो हित प्रतिनिधि के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति आएंगे जिनमें प्रथम कार्रवाई के पक्षकार की मृत्यु के बाद सम्मति निहित हो, क्या हो, सहमति निहित हो गई है। इसके विपरीत यदि प्रथम दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो इसके अंतर्गत वे भी व्यक्ति आएंगे जो प्रथम पक्षकार के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के प्रतिनिधि भी नहीं है। इसका समाधान करते हुए प्रिवी काउंसिल ने कहा है कि द्वितीय दृष्टिकोण का अनुसरण करना अधिक समीचीन और उपयुक्त है, अर्थात वे व्यक्ति जिन्हें दूसरे का हित प्रतिनिधित्व कहा गया है वह व्यक्ति हैं जो प्रथम कार्रवाई का पक्षकार था। यह कि पूर्व और पश्चातवर्ती दोनों कार्रवाइयों के पक्षकार समान ही होने चाहिए, यह धारा का प्रथम परंतक अभिकथित करता है। वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। इस परंतक की प्रिवी काउंसिल के निर्वचन के अनुसार निम्न प्रकार व्याख्या की जा सकती है, परंतु यह तब जबकि पहली कार्रवाई दूसरी कार्रवाई के पक्षकारों के बीच या उनके पक्षकारों के हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। हित प्रतिनिधि से तात्पर्य है कि पहली कार्रवाई का पक्षकार दूसरी कार्रवाई के पक्षकार का हित प्रतिनिधि था। पहला परंतक अपेक्षित करता है पहली कार्रवाई के पक्षकार ने दूसरी कार्रवाई के पक्षकार के हित का विवादक तथ्य के संबंध में प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर था। जो सेकेंड पार्टी है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार और अवसर था। यह इस धारा का दूसरा परंतक यह निर्धारित करता है कि प्रथम कार्रवाई में विरोधी पक्षकार को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर मिला हुआ होना चाहिए। अधिकार और अवसर दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। यदि प्रतिपक्षी को अधिकार था किंतु उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर नहीं दिया गया, अथवा यदि उसे प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार नहीं था किंतु उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया गया, तो ऐसे बयान को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि पूर्ववर्ती कार्रवाई में ग्राह्य होने के लिए आवश्यक नहीं कि गवाह से वास्तविक रूप में प्रथम कार्रवाई में प्रतिपरीक्षा की गई हो। आवश्यक केवल यह है कि विरोधी पक्षकार को प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार था और उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया गया। इस धारा का सही अर्थ यह है कि पक्षकार की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार एवं अवसर दोनों था। केवल अवसर ही पर्याप्त नहीं है, प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार भी होना चाहिए। यदि विरोधी पक्षकार को प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार था और उसे प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गई किंतु उसने नहीं किया तो बयान को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित किया जा सकता है। पहली कार्रवाई में पक्षकारों को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार और अवसर होना जरूरी है। द्वितीय परंतुक अपेक्षित करता है कि प्रतिपक्षी को अधिकार तथा अवसर उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का होना चाहिए जिसका कि परिसाक्ष्य अब पश्चात की कार्रवाई में पेश किया जा रहा है। साक्षी की मुख्य परीक्षा यानी चीफ एग्जाम होने के पश्चात प्रतिपरीक्षा भविष्य के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसी साक्षी का
परिसाक्ष्य सेशन में या अन्य स्थान में अग्राह्य होगा, क्योंकि अभियुक्त को साक्षी की पित्त परीक्षा करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। विधि का यह आधारभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन साक्षियों को पित्त परीक्षा करने का अवसर मिलना चाहिए जिसके साक्ष्य को उसके विरुद्ध उपयोग किया जाना है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि विपक्षी ने पित्त परीक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर ही लिया हो। यदि विपक्षी ने जानबूझकर पित्त परीक्षा करने के अपने अवसर को त्याग दिया हो तो वे अभिसाक्ष्य सुसंगत होंगे। यह आवश्यक है कि प्रतिपक्षी को पित्त परीक्षा करने का अधिकार और अवसर दोनों हो, शब्द और को या के रूप में नहीं लिया जा सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि उस साक्षी का अभिसाक्ष्य जिसकी खुले न्यायालय में परीक्षा की गई हो उसी न्यायिक कार्रवाई के दौरान केवल इसलिए अग्राह्य नहीं है कि उसकी पित्त परीक्षा किया जाना मुख्य परीक्षा और पित्त परीक्षा के बीच में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण असंभव है, किंतु उसके परिसाक्ष्य को दिए जाने वाला मूल प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर है। पूर्ववर्ती न्यायिक कार्रवाई में जीवित व्यक्ति द्वारा कथन एम ने एफ के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना के लिए मुकदमा दायर किया। बी जिसने कहा कि एफ उसकी पत्नी है, उसे भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया। एफ और बी दोनों ने एम के साथ विवाह होना इनकार किया। वर्तमान केस में एम द्वारा आईपीसी की धारा 498 और बीएनएस में 84 में पढ़ा जाएगा कि अंतर्गत बी के अभियोजन में एफ द्वारा किए गए कथन पर निर्भर किया गया। बी की गवाह के रूप में परीक्षा नहीं की गई। अब निर्धारित हुआ कि कथन ग्राह्य नहीं था। विवाद बिंदु की एकरूपता। विवाद प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारता वही रहे हों जो द्वितीय कार्रवाई में। विवादित विषय की अभिन्नता जांचने में अंतर्गत सिद्धांत यह है कि पूर्ववर्ती कार्रवाई में पक्षकार उस पॉइंट पर परीक्षा करने के अवसर से वंचित नहीं थे जिसका भी पश्चातवर्ती कार्रवाई में साक्ष्य दे रहे हैं। यदि दोनों कार्रवाई में कुछ वाद पर समान है और शेष असमान है तो उन पर समान वाद पदों पर दिया गया पूर्ववर्ती कार्रवाई में साक्ष्य इस धारा में वर्णित शर्तों के अधीन पश्चातवर्ती कार्रवाई में दिया जा सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वाद की विषय वस्तु का वही होना आवश्यक नहीं है, केवल विवाद प्रश्न के वही होने की आवश्यकता है। यदि भूमि के किसी वाद में कोई तथ्य सीधे विवाद प्रश्न हो जाता है तो उस तथ्य का दिया गया साक्ष्य उसी पॉइंट को दूसरी कार्रवाई में उन्हीं पक्षकारों के बीच साबित करने के लिए ग्राह्य है। यद्यपि पश्चातवर्ती वाद दूसरी भूमि से संबंधित था, किसी गवाह के द्वारा नामांतरण की कार्रवाई में दिए गए बयान को उन्हीं पक्षकारों के बीच पश्चातवर्ती कार्रवाई में जिसमें कि उसी परिवार की संयुक्तता को निश्चित करने का प्रश्न था, ग्राह्य माना गया है। फकीरनाथ बनाम कृष्णचंद AIR 1954 उड़ीसा 418 में स्पष्ट किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि दोनों कार्रवाई में सारे विवादक प्रश्न सारता वही हो। यही पर्याप्त होगा कि यदि दोनों कार्रवाई में मुख्य विवादक प्रश्न सदृश से घोर उपहति कारित करने के आरोप पर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक कार्रवाई में दो साक्षियों जिनमें एक वह व्यक्ति था जिस पर हमला किया गया था कि परीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से की गई थी, अभियुक्तों को विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात जिस व्यक्ति पर हमला किया गया था वह उससे कारित जख्मों के कारण मर गया। सेशन न्यायाधीश के समक्ष विचारण के समय हत्या और आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता करने के आरोप घोर उपहति कारित करने के आरोप में बढ़ा दिए गए। मृत साक्षी का अभिसाक्ष्य पेश किया गया और सेशन विचारण के समय पढ़ा गया। यह निर्धारित हुआ कि वह साक्ष्य या तो धारा 26 उपखंड 26 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का खंड 1 या ऐसे धारा के अधीन ग्राह्य था। इस बात के होते हुए सेशन विचारण के समय अतिरिक्त आरोप लगा दिए गए। लिपिक और प्रमाणक साक्षी के बयान किसी वसीयत के वसूली होने के संबंध में एक कार्रवाई में अभिलिखित किए गए थे। उसी वसीयत से संबंधित एक मामले में उनके कथन की प्रतिलिपियों को सुसंगत माना गया क्योंकि उसी बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में गवाह की अक्षमता। किसी गवाह के पूर्ववर्ती वाद में किए गए कथन को पश्चातवर्ती या बाद कार्रवाई में साबित किया जा सकता है यदि गवाह मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ है, विरोधी पक्ष द्वारा उसे पहुंच से बाहर रखा गया है, उसकी उपस्थिति बिना अनुचित विलंब या खर्चा के नहीं प्राप्त की जा सकती। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में गवाह की अक्षमता साबित की जा सकती है। मृत्यु जबकि वह साक्षी मर गया है। पूर्ववर्ती कार्रवाई के कथन को साबित करने के पूर्व किसी अन्य तथ्य की भांति मृत्यु के तथ्य को भी साबित करना चाहिए और यदि मृत्यु संदिग्ध है तो यह दिखाना आवश्यक है कि मृत्यु के संबंध में उचित जांच और छानबीन की गई है। पहले उस साक्षी
की मृत्यु को जिसके साक्ष्य को ग्रहण किया जाना है यथावत साबित किया जाना चाहिए जब तक कि उसे दूसरे पक्ष ने ना मान लिया हो। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया किसी साक्षी का अभिसाक्ष्य शपथ पूर्वक साक्ष्य, अभिसाक्ष्य का मतलब होता है शपथ पूर्वक साक्ष्य, दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनर्विचारण के समय साक्ष्य में ग्राह्य हो गए यदि पुनर्विचारण के समय उस साक्षी की मृत्यु हो चुकी थी। जब एक बाली साक्ष्य से पूछताछ मजिस्ट्रेट द्वारा की गई हो तो अभियुक्त को उसकी प्रति परीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा। यदि साक्ष्य देने के पश्चात ऐसी साक्षी की मृत्यु हो जाए तो उसकी साक्ष्य सुसंगत नहीं रह जाएगी और न उसे ग्राह्य योग्य माना जाएगा। नहीं मिल सकता, ये तो हमने बताया मृत्यु की स्थिति, अब वह नहीं मिल सकता। जब गवाह नहीं मिल सकता, किसी गवाह का न मिलना तभी कहा जा सकता है जब यह ज्ञात हो कि वह कौन था, और यदि खोजने के बावजूद भी ना मिले इसी प्रकार उसका न मिलना केवल तभी कहा जा सकता है जब उसकी पहचान का पता न लगाया जा सके, और जो इसलिए अपनी पहचान के अभाव में नहीं मिल सकता। न्यायालय को हमेशा किसी गवाह के पूर्ववर्ती बयान को इस आधार पर स्वीकार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह मिल नहीं सकता। हमेशा उस पक्षकार के जिसका कि कर्तव्य उसे पेश करना है तथा गवाहों के बीच दुर्विसंधि की संभावना रहती है। इसके पूर्व की किसी गवाह का पूर्ववर्ती साक्ष्य स्वीकार किया जाए उसे न्यायालय के साथ समक्ष पेश करने का हर संभव उपाय किया जाना चाहिए। न्यायालय को इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहिए कि गवाह किसी भी प्रकार से नहीं मिल सका, जहां कि केवल यह साक्ष्य है कि गवाह दूसरे जिले का रहने वाला है और नहीं मिल सकता, या यह कि गवाह कहीं चला गया है इसलिए नहीं मिल सकता, तो पूर्ववर्ती कथन को साबित नहीं किया जा सकता है। किसी गवाह के पूर्ववर्ती बयान को स्वीकृत करने के पूर्व उसे पेश करने का सही प्रयास किया जाना चाहिए, और यदि उसके बावजूद भी वह ना मिल सके तो उसके पूर्ववर्ती बयान को साबित किया जा सकता है। यह इस धारा का वहां प्रयोग करना अनुचित है जहां की गवाह का पता मालूम हो किंतु उसके उपस्थित न होने का कारण अभियोजन की असावधानी हो। नंबर 3, साक्ष्य देने में असमर्थ। साक्ष्य देने के लिए असमर्थ होना शब्द साक्षी की स्थायी असमर्थता को सूचित करता है। अतएव असमर्थता क्षणिक स्वभाव की नहीं होनी चाहिए। यह असमर्थता पागलपन, अंधेपन, गूंगापन, स्नायुहीनता इत्यादि कारण हो सकती है। यदि बीमारी अस्थायी प्रकृति की हो तो न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या गवाह को पेश करने के लिए परीक्षण को स्थगित करना विलंब अथवा खर्च के आधार के कारण अनुचित है। यदि थोड़े स्थगन से गवाह को हाजिर किया जा सके तो पूर्ववर्ती कथन को अभिलेख पर नहीं लाया जा सकता। जब किसी न्यायिक कार्रवाई में किसी गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य को किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई या उसी न्यायिक कार्रवाई के बाद की अवस्था में इस आधार पर देना होता है कि गवाह साक्ष्य देने में असमर्थ है, तो इस तथ्य को पूर्ण रूप से साबित करना चाहिए। पहुंच से बाहर रखा जाता है। जब कोई गवाह जिसने पूर्ववर्ती कार्रवाई में कथन किया है वह एक पक्षकार के साथ दुर्विसंधि में है और पश्चातवर्ती कार्रवाई में न्यायालय में उपस्थित होने को टालता है तो उसके पूर्ववर्ती कथन को साबित किया जा सकता है। इस बात का सबूत कि गवाह को पहुंच से बाहर रखा गया है इसके पूर्ववर्ती कथन की ग्राह्यता हेतु आवश्यक है। अनुचित विलंब या खर्च। यात्रा में विलंब या व्यय। यदि किसी गवाह की उपस्थिति बिना अनुचित व्यय और विलंब के न प्राप्त की जा सके तो उसके पूर्ववर्ती कथन को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित किया जा सकता है। इस आधार पर पूर्ववर्ती कथन को पश्चातवर्ती कार्रवाई में कभी कभी भी और बहुत आवश्यक हो जाने पर ही करना चाहिए। पूर्ववर्ती कार्रवाई के कथन का इस्तेमाल ऐसे मामलों में नहीं किया जा सकता जहां गवाह जीवित हो और उसका साक्ष्य उचित रूप से प्राप्त किया जा सके। केवल अत्यंत खर्च या विलंब के मामलों में ऐसा होता है कि किसी गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता को हटा दिया जाता है। दीवानी मामले की गवाही और आपराधिक मामले में तथा आपराधिक मामलों की गवाही दीवानी मामलों में प्रयोग करना। आपराधिक कार्रवाई में लिए गए बयान को दीवानी मुकदमे में इस्तेमाल किया जा सकता है और दीवानी की कार्रवाई में लिए गए बयान को फौजदारी की कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते यह कि इस धारा की सभी शर्तें पूरी हों। ए द्वारा एन के खिलाफ एक अभियोजन एफ के सुझाव पर और उसकी तरफ से उसके मकान के आपराधिक अतिक्रमण के संबंध में दायर किया गया। ए ने परीक्षण में एफ के लिए गवाही दिया। बाद में एफ ने एक दीवानी का मुकदमा एन के खिलाफ मकान के कब्जा के लिए दायर किया। ए दीवानी के मुकदमे की सुनवाई के पूर्व ही मर गया। दीवानी के मुकदमे के परीक्षण में ए के फौजदारी की अदालत में के बयान को एन ने कब्जा के बिंदु पर साक्ष्य के रूप में पेश किया। यह माना गया कि चूंकि ए मर गया है और कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों के बीच में है, वादपत्र वास्तविक रूप से वही है और एन ने ए से पूर्ववर्ती केस में प्रति परीक्षा भी की थी, अस्तु बयान ग्राह्य था। स्पष्टीकरण।
इस धारा का स्पष्टीकरण दंडिक कार्रवाई में दी गए परिसाक्ष्य को अभियुक्त और परिवादी के बीच पश्चातवर्ती किसी अन्य कार्रवाई में उपयोग करना वैध करता है। इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी क्योंकि सैद्धांतिक रूप से सभी अभियोजन राज्य के नाम से संचालित होते हैं, परंतु यदि प्रत्येक आपराधिक वाद में एक परिवादी होता है जिसे अभियोजक नामांकित किया जाता है। ए की हत्या हुई, उसका भाई डी घटना की रिपोर्ट करता है तथा मामले की देखभाल करता है। बी हत्या का अभियुक्त है, यद्यपि मामले का शीर्षक होगा राज बनाम बी, परंतु डी अभियोजक कहा जाएगा तथा इस धारा के उद्देश्यों के लिए मामले में पक्षकार डी तथा बी होंगे। मान लें कि बी आपराधिक मामले में दोष मुक्त कर दिया जाता है तथा वह डी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाता है तथा विचारण के समय वह हत्या के मामले में प्रतिवादी के कथन को साबित करना चाहता है। यदि साक्षी मर गया है या साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता तो कथन ग्राह्य होगा, क्योंकि आपराधिक मामले की भांति दीवानी मामले भी उन्हीं पक्षकारों के मध्य होगा। उक्त स्पष्टीकरण इसलिए जोड़ा गया ताकि आपराधिक कार्रवाई का परिसाक्ष्य पश्चातवर्ती सिविल मुकदमे में ग्राह्य हो सके या सिविल मुकदमे में लिए गए साक्ष्य पश्चातवर्ती आपराधिक मुकदमे में ही ग्राह्य हो सके। किंतु उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने संदेह प्रकट किया है कि एक आपराधिक मुकदमे में लेखबद्ध किया गया साक्ष्य अन्य आपराधिक मुकदमों में साक्ष्य माना जा सकता है। सिविल मुकदमों में भी ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि पक्षकार सहमत न हो। मिट्ठू लाल बनाम मध्य प्रदेश के राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। पूर्ववर्ती धारा 26 और धारा 27 और धारा 161 साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 और 27 की चर्चा के साथ आवश्यक है। इस धारा के अनुसार ऐसे कथन जिन्हें धारा 26 और 27 के अंतर्गत ग्राह्य साबित किया गया है उन पर अधिक्षेप एक साधारण कथन की भांति किया जाएगा। इनके खंडन या समर्थन में ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे जो एक साधारण वाक्य के खंडन या समर्थन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार धारा 26 तथा धारा 27 के अंतर्गत साबित किए गए कथनों को विशेष या पुनीत दर्जा दिए जाने को धारा 161 साक्ष्य अधिनियम का मना करता है। एक कथन करने के पश्चात मर जाता है। एक व्यक्ति है जो कि कथन करने के पश्चात मर जाता है, उसका कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में साबित कर दिया गया है। धारा 161 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यदि ए ने मृत्युकालिक कथन जी एच तथा जे से किया है, मृत्युकालिक कथन जी एच तथा जे से किया है तो जी एच तथा जे के साक्ष्य को इनकी विभिन्नता साबित कर एक मृत्युकालिक कथन पर अधिक्षेप किया जा सकता है, परंतु जी एच जे के साक्ष्य में एक रूपता है तो एक कथन की विश्वसनीयता की संपुष्टि की जा सकती है। इसी प्रकार एक मृत्युकालिक कथन या धारा 26 के किसी भी उपबंध में ग्राह्य कथन करता है परंतु वह जीवित बच जाता है तो ऐसी परिस्थिति में एक साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देने को कहा जाएगा तथा उसके वर्तमान तथा पूर्ववर्ती कथन के मध्य समानता या विषमता उसके कथन की संपुष्टि या खंडन के प्रयोजन से साबित की जा सकेगी। तो साथियों, ये हमने कुछ उदाहरण भी बताए और पूरा डिटेल में भी बताया किन किन परिस्थितियों में ग्राह्य होंगे, किन किन परिस्थितियों में ग्राह्य नहीं होंगे पूर्ववर्ती कथन। जिन परिस्थितियों में अधिकार और अवसर दोनों प्राप्त था, क्रॉस एग्जामिनेशन का विरोधी के पास अगर उसने नहीं किया तो उस स्थिति में ग्राह्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि किन परिस्थितियों में ना मिलने के कारण क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे हैं वह भी साबित किया जाना आवश्यक है। तो साथियों, ये हुई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 33 के समरूप है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।